पीपीटी थोड़ा हो गया, इसको जूम कर दो, दिखाई थोड़ा देगा। अब ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम पलक अग्रवाल है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ विमहेंस हॉस्पिटल में। यह हॉस्पिटल का मोटिव है, एक पर्पस है अवेयरनेस स्प्रेड करना मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जितनी से जितनी जानकारी दे सके। इस पर्पस के साथ आज हम ये गेट कीपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपके साथ शुरू कर रहे हैं। गेट कीपर ट्रेनिंग का मतलब है कि कैसे हम पहले ही समझ पाएं कि किसी को कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस है या कोई मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत है, और कैसे उसको एक सही गाइडेंस और प्रोफेशनल हेल्प, यानी कि जिन लोगों के पास उनको जाना चाहिए, किन लोगों से मदद लेनी चाहिए, उनके पास वो जा सके। तो शुरू करते हैं पहले एक छोटी सी एक्टिविटी से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम हेल्थ या स्वास्थ्य बोलते हैं तो हमारे मन में शब्द आता है फिटनेस, गुड, इस तरह के शब्द आते हैं। होल, इसका मतलब है यानी कि सारे पॉजिटिव या सकारात्मक शब्द आते हैं। पर जहां पे हम मानसिक या मेंटल शब्द जोड़ देते हैं तो साइंटिस्ट यानी कि या फिर रिसर्चर्स का माना गया है कि शब्द का थोड़ा नकारात्मक मतलब निकलता है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड। सारी बीमारियों संबंधित शब्द, यानी कि आईक्यू का कोई इशू, क्रेजी शब्द बोल देना या पागल शब्द बोल देना, बुद्धि कम होना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, मानसिक स्थिति खराब होना, सुसाइड कर लेना, सारी बीमारियां रिलेटेड शब्द बोले जाते हैं। पर क्या मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ इतना ही है? क्या मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारी बीमारियों तक ही सीमित है? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। नेक्स्ट स्लाइड। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का माना गया है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ क्योंकि किसी को बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा यानी या कोई लक्षण नहीं दिख रहा, तो बस उतने तक सीमित नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी वेलनेस, यानी कि हम अपने समाज में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमारे मन की स्थिति क्या है, क्या हम अच्छे से लोगों से मिलजुल पा रहे हैं, क्या हमें जो विचार आ रहे हैं वो सकारात्मक है या बहुत नकारात्मक है, कैसे हम महसूस कर रहे हैं, कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कैसा हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, कैसे हम अपना स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं। ये सब एक मानसिक स्वास्थ्य का ये सब एक मानसिक स्वास्थ्य इंक्लूड करता है। एक मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ यही नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है या आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे। एक अच्छी जीवन के लिए एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक डिजीज की एब्सेंस नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के 3 बहुत जरूरी रूप है, जिसमें सबसे पहले आता है इमोशनल वेलबींग। इमोशन यानी कि भाव हमारे जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसके लिए हम जो हमारे बहुत डे टू डे फंक्शनिंग या जैसे हम लोगों से मिलते जुलते हैं, जैसा हम अंदरूनी तौर पे महसूस करते हैं, उसमें बहुत रोल प्ले करता है। कई बारी हमारे भाव, क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों पे, हमारे फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करता है, और जैसे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है, उस पर भी ये असर डालता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारी जो इमोशनल यानी कि भाव स्थित जो घटनाएं हो रही हैं हमारे जीवन में, उसको पहले पहचाने, उसको समझे, वो क्या है, क्या इमोशन या क्या भाव मैं अभी इस तरफ महसूस कर पा रही हूँ। क्या मेरे विचार बहुत नकारात्मक है, क्या मेरे भाव बहुत नकारात्मक है, क्यों? अगर ऐसा है तो किन कारणों वर्ष हैं, क्या उन कारणों पे काम हो सकता है।
दूसरा पार्ट आता है मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग। इसका मतलब है कि कौन से ऐसे भाव हैं जो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं, ये मेरे जिंदगी पे, मेरे रिश्तों पे, मेरे ओवरऑल लाइफ को जीने के तरीके पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, और मैं इनसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे डील कर सकता हूँ एक अच्छे जीवन बिताने के लिए। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी कि मानसिक स्थिति जिसको हम कहते हैं। तो मानसिक स्थिति के 4 बहुत ज़रूरी क्षेत्र हैं, जिसमें आता है हैविंग पर्पस एंड मीनिंग। इसका मतलब है जीवन जीने के लिए हमें एक गोल, एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मानसिक स्थिति जब हमारी ठीक नहीं होती है तो हम अपने गोल, अपने पर्पस के तरफ भी काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है ग्रोथ। ग्रोथ जीवन के लिए अगेन बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। कई बार क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम मानसिक स्थिति तौर पे भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि मैं अपने आप से आत्मनिर्भर होके मैं कैसे अपने जीवन की चॉइस ले सकूं, डिसीजन बना सकूं, कैसे मैं उनको ऐसे सही डिसीजन बना सकूं जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाए। कई बार क्योंकि हम मानसिक स्थिति जब हमारी ठीक नहीं होती है तो हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, अपने फैसले खुद से नहीं ले पाते हैं। और चौथा और बहुत ज़रूरी चीज़ है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि समझना कि इस वक्त मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, इस वक्त मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं किसी के पास जा सकता हूँ। कई बार हमारे समाज में मानसिक स्थिति को लेकर कई बार बातें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि स्टिग्मा यानी कि एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोगों को पता ही नहीं है कि मानसिक स्थिति कितनी ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड लोगों ने अपने मन में बहुत विचार ऐसे बनाए हुए हैं जो कि गलत हैं, जो कि साइंस से एकदम अलग हैं, जो कि मेडिकल फील्ड भी नहीं मानती है इन सब चीज़ों को। पर सही नॉलेज या सही एजुकेशन के बिना सही हेल्प भी नहीं मिल पाती। तो एक्सेप्ट करना कि मुझे कोई दिक्कत है और हाँ, इस वक्त मैं किसी प्रोफेशनल के पास जा सकता हूँ, ये भी बहुत अनिवार्य है। तीसरा आता है, नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा आता है सोशल वेलबींग, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फंक्शनिंग या अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना। जैसे कि आप सबसे मैं आज जुड़ी हुई हूँ, आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है इस सोसाइटी में। हम सिविलियन चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा करें। तो आप लोगों का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कई तरह के सैक्रिफाइसेस, अपने आप से बियॉन्ड जाके किसी के लिए करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक है तो हम अपने सोसाइटी में भी अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, एक कम्युनिटी का पार्ट हो पाते हैं। जहाँ हम हैं वहाँ पे हम और बिलोंग फील करते हैं, जहाँ हम अपनी बात भी खुल के कह सके पर लोगों से एक्सेप्टेंस भी मिले। इन सब का बैलेंस हमें मदद करता है एक अच्छी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने, जो हमारी ओवरऑल जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म फोर्सेस में मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन है। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में, जहां बताया गया था कि 895 सुसाइड्स आर्मी में हुए हैं लास्ट डेकेड में, 185 आईएएफ में एंड 32 नेवी में, जो कि 2010 से लेकर 2019 के पीरियड में हुए हैं। इसमें कई कारणों की वजह से इतने सुसाइड रेट्स बढ़े हैं, जहाँ पे स्ट्रेस एक मेजर कारण था, वर्क स्ट्रेन एक मेजर कारण था, मेंटल इलनेस के बारे में ना समझ होना और इलनेस को या बीमारी को डिनाई कर देना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब तो एक मनगढ़ंत बातें हैं। यह भी एक कारण था कि लोगों को सही वक्त पे सही मदद नहीं मिल पाई और सुसाइड रिस्क बढ़ते चले गए। तो जब ये रिसर्च पाया गया, उससे रिलेटेड फिर सरकार ने और मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल जितने भी थे, उन्होंने मिलकर कुछ पॉलिसीज भी बनाई, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सुसाइड, एक जीवन को जाने से प्रिवेंट कर सके या रोक सके और उसके अंदर आशा भर सके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड।
क्या आइए समझते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं मेंटल हेल्थ के और क्या क्या इश्यूज हैं जो कि एक यूनिफॉर्म फोर्स यानी कि आप लोग जो कि बॉर्डर पे हमारे लिए दिन रात काम करते हैं वो अपने जीवन में फेस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और थोड़ा समझेंगे एक एक पॉइंट। रोल ट्रांजिशन यानी कि इस पॉइंट का मतलब है समझना कि एक व्यक्ति जब अपनी सिविलियन लाइफ से एक डिसिप्लिन लाइफ में आता है तो वहाँ पे उसके लिए बहुत बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा बदलाव है उसके लिए नई जिंदगी में अडेप्ट करना। ये चेंज कई तरह से आते हैं। सबसे पहला तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना कि वहाँ पे किस तरह के रूल्स हैं, क्या वहाँ पे सेटअप है, कैसे वहाँ इस एनवायरनमेंट में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं अडेप्ट कर सकता हूँ। फिर आता है अपने परिवार से वो अलग होते हैं, यानी कि जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको हम पीछे छोड़ के वो लोग जो शायद जिनसे मैं एक आर्मी ऑफिसर या एक BSF ऑफिसर कभी मिले भी नहीं, उन लोगों की रक्षा करने वो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। इन सब चीज़ों के जब वो इतने बदलाव से डील करते हैं तो सोचिए उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी कितना असर पड़ता होगा। उसके साथ साथ अपने परिवार से लंबे समय तक अलग रहना, और ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहाँ नेटवर्क इशू भी बहुत कॉमन होता है, तो वहाँ पे अपने परिवार से कांटेक्ट ना हो जाना, वहाँ पे एक आइसोलेशन, एक अकेलेपन से गो थ्रू करना, जहाँ पे एक टफ कंडीशन होती है रहने के हिसाब से भी, वो चाहे हमारा रेगिस्तान हो या हिमालयन रीजन हो या सर्दर्न पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, पर हर एक एनवायरनमेंट वहाँ पे टफ है कंपेयर टू जो हमारा मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट में जब आप अपने परिवार वालों से बात ना कर पाए, जब आपके पास कोई हो ना बात करने को, तो आमतौर पे नकारात्मक विचार, अकेलापन महसूस करना, अपने आप को ऐसा महसूस करना कि नहीं जो मैं पहले कर सकता था अब वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक डिप्रेशन के कुछ लक्षण आना आमतौर पे देखा गया है। फिर आता है हाई डिमांड, यानी कि जो जॉब है उसमें हाई डिमांड। कभी कभार जॉब में जैसे अभी नॉर्मल रूटीन चल रहा है, अचानक से कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई या कोई इमरजेंसी आ गई तो तुरंत वहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो जाना, तुरंत एक मेजर चेंज आ जाना। कई बार उस दौरान भी जैसे वॉर जोन हो गया, आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम होते हैं, तो कई बार एक्सपोजर होता है ट्रॉमेटिक इवेंट से, जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, इतनी डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है, इतना लॉस देख रहे हैं। उस समय एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल परेशानी से गुजरना आमतौर पे ऑब्जर्व किया गया है। इतने तरह के चैलेंजेस एक BSF ऑफिसर या हमारे यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर गो थ्रू करते हैं। उन बीच में अपने फैमिली वालों से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते और फिर एक बेचैनी महसूस होती है कंटिन्यूअस कि क्या मेरा परिवार मेरे पीछे ठीक है या नहीं, क्या उन्हें कोई ज़रूरत है या नहीं, मैं इतने लंबे समय तक उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है वो ठीक रहे। ये सारे इमोशन से एक आर्मी ऑफिसर या यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर या एक BSF ऑफिसर कई बार गुजरते हैं। फिर आता है स्ट्रेस एंड डेली हैसल्स, जिसको हम बोलते हैं भले ही वो इतना बड़ा स्ट्रेस ना हो पर रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें आती हैं जीवन में, वो चाहे हमारा पैसों को मैनेज करना हो, हमारे स्वास्थ्य को देखना हो, हमारे रिश्तों को देखना हो, ये सारी छोटी चीजें कहीं ना कहीं मेरे को भले ही मेजर कोई बीमारी ना करी हो पर मेरे जीवन में इतना इस तरह से प्रभाव कर रही है कि मुझे कई बार स्ट्रेस की वजह से भी कुछ साइकोलॉजिकल या मानसिक तौर पे कुछ लक्षण आ सकते हैं। फिर आता है होम कमिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं। होम कमिंग थ्योरी से मतलब है जब एक ऑफिसर आते हैं अपने ही घर से, अपने ही यूनिट से घर पे, उनके लिए वो ऑलरेडी अब अपने यूनिट में एडजस्ट हो गए, वहाँ पे वो सेटल्ड है, और फिर अचानक से एक फैमिली लाइफ में दोबारा जाना जहाँ पे डायनामिक्स थोड़े अलग हैं, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब वो यूज टू हो गए थे एक तरह की लाइफस्टाइल के लिए और अब दोबारा से फैमिली में एडजस्ट करना, वो भी पीरियड का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि वो भी एक बहुत मेजर पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि वहाँ पे भी कई बार हमें साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तौर पे कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे वो रीएडजस्ट करना चीज़ों को, वो एक यूज टू हो जाते हैं एक तरीके से जिंदगी जीने के लिए, पर जब घर पे आते हैं तो घर वाले उस तरह से यूज टू नहीं होते, उनके साथ दोबारा एडजस्ट करना
घर में इतने महीनों से वो नहीं थे तो क्या क्या सिचुएशन हुई, क्या क्या चीज़ें घटी, रिश्तों में कैसे बदलाव आया, वो समझना, ये सब काफ़ी सारे कारण होते हैं जिन वजह से कोई भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर एक मानसिक तौर पे परेशानियां फेस कर सकता है, जिनका हमें एज अ प्रोफेशनल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। कई बारी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में इतनी मिथ होती है, लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या है, क्यों है, और उस वजह से सही तरह की हेल्प या सही तरह की गाइडेंस, सही तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और ये मिथ किस तरह की होती है, या ये जो स्टिग्मा होता है वो किस तरह का होता है, उसको थोड़ा हम समझेंगे। सबसे पहला होता है स्ट्रांग लोग, यानी कि मजबूत लोग अपने इमोशन या अपने भाव के बारे में बात नहीं करते। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा करने से हम एक व्यक्ति को अपने भाव के बारे में बात करने से रोक देते हैं, और वो फिर अंदरूनी तौर पे सफ़र करता रहता है, अंदरूनी तौर पे वो चीज़ें महसूस करता रहता है जो वो किसी को बता नहीं सकता, कहीं सही मदद नहीं ले सकता। दूसरा आता है, अगर हम किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास गए तो इसका मतलब हमारे में कोई इश्यू है, यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे में कोई प्रॉब्लम है। जब हम किसी को बोलते हैं कि आप अगर किसी प्रोफेशनल के पास गए तो यानी कि आप में कुछ गड़बड़ है, आप में कुछ दिक्कत है, तो उसका मोटिवेशन टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट एकदम कम हो जाता है। वो खुद को बाकी लोगों से कम महसूस करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भी धीरे धीरे समय के साथ गिरने लगता है, और फिर वो कई बारी अकेले में ही सफ़र करता रह जाता है, जो कि सुसाइड रिस्क का भी काफ़ी बार चांस बढ़ा देता है। लास्ट आता है, अगर कोई सर्विस मेंबर सुसाइड के बारे में मेंशन करे तो ही और शी यानी कि वो व्यक्ति को अपने यूनिट से हटा दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, बल्कि अगर कोई इसके बारे में मेंशन कर रहा है कि उसको इस तरह के विचार आ रहे हैं, उसको इस तरह की दिक्कतें तकलीफें हो रही हैं, तो अब हमारे पास सरकार की तरफ से भी कई तरह के प्रोविज़न है, और हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल हेल्प है जिनको हम रेकमेंड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इनके पास जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने भाव के बारे में बात करना, और इन सब चीज़ों को लेकर जिसके बारे में लोगों के मन में काफ़ी मनगढ़ंत बातें ऑलरेडी होती हैं, उस चीज़ के बारे में बात करना और ओपन अप करने में बहुत हिम्मत चाहिए। अगर वो पर्सन उस बारे में बात कर रहा है, अगर वो उस पर्सन उस चीज़ के बारे में ओपन अप कर रहा है, तो हमें उसे इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल सही टाइम है, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझसे आकर ये बात की, मुझे आकर आपने अपनी दिक्कतें बताई, हम आपकी जिस भी प्रकार में मदद कर सकते हैं एक प्रोफेशनल को कनेक्ट कराने से हम पूर्ण रूप में करेंगे। नेक्स्ट है, तो कैसे समझा जाए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के क्या लक्षण होते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर में देखे जाते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसी जगहों पे पोस्टिंग होती है, हार्श कंडीशन में, आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम में, जैसे पहले भी कहा, तो ट्रॉमेटिक इवेंट, डेथ, इंजरी, लॉस, लोगों का बिछड़ना, मिलना, इन सब चीज़ों से एक्सपोजर कंटिन्यूस रहता है। इन दौरान क्योंकि हम सब आखिरकार तो हम सबके अंदर भाव है, इमोशन है, कई बार ये ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से मुझे कुछ ऐसे बार बार नेगेटिव फ्लैशबैक्स या सपनों के फॉर्म में, कुछ विचारों के फॉर्म में ऐसे लक्षण आ सकते हैं जो मेरे को तकलीफ दे या मुझे मानसिक तौर पे कुछ लक्षण लाएं जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही हो। कई बारी नाइटमेयर या फ्लैशबैक हो सकते हैं। इंसान अपने सपने में कई बारी चिल्लाता है या बात करता है, तो उसको लाइटली या ना लें या उसका मजाक ना बनाएं। बहुत ज़रूरी है समझें कि ये इसका एक्सपोजर जो था वो ट्रॉमेटिक इवेंट यानी कि एक बहुत दर्दनाक घटनाओं से हुआ है, और उसको समय चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल के पास जा सके, इन बारे में बात कर सके, इनसे कैसे डील करना है ये सब समझ सके। न्यूरोटिक पेन का मतलब है कई प्रकार हमारे शरीर में ऐसे दर्द होते हैं, जकड़न सी महसूस होती है, जो कि जिसके पीछे हमारे कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल कॉज नहीं होता, यानी कि उसके पीछे कोई मेडिकल आपको रिपोर्ट में नहीं दिखाया जाएगा कि ये कारण की वजह से आपको दर्द हो रहा है। उसके पीछे कई तौर पे मानसिक तौर पे कोई इंसान सफ़र कर रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से भी शारीरिक असर पड़ता है। कई बारी लोगों को पैनिक अटैक यानी कि अचानक से सांस का ना आना,
अचानक से हाथों में कंपन होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये सब लक्षण भी देखे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो पहले जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होता था, बहुत ज़्यादा बातचीत करता था, अच्छे से घूमता फिरता था, धीरे धीरे वो कटने लगा है, धीरे धीरे वो अकेले रहने लगा है, धीरे धीरे वो अपने भाव के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में उसने बात करना कम कर दिया है। तो इन चीज़ों से भी हमें समझना चाहिए कि कुछ साइंस होते हैं या कुछ लक्षण होते हैं कि कुछ उस व्यक्ति के मन में ज़रूर चल रहा है, जिस वजह से वो परेशान है और वो अपने सोशल दायरे में इतनी तरह ऊपर उठ के बात नहीं कर पा रहा है। बहुत बारी फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम भी देखा गया है। जैसे कि हमने बात की कि कई बारी ट्रॉमेटिक इवेंट में एक्सपोजर होना, जहाँ पे हम अपने सहपाठी या कोई अपने दोस्त को खो देते हैं, हमें बहुत गिल्ट होता है कि हम उसको बचा नहीं पाए, हम उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। ये सब व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है और उस समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम ये जो गिल्ट या शर्मिंदगी वाली भाव है, इसको कैसे हम उस पर्सन को धीरे धीरे निकलने में मदद करें। फिर आता है सब्सटेंस यूज यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना जो कि इलीगल है, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग्स हो। कई बारी व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स को नहीं डील कर पाता है तो वो इन पदार्थों का यूज करता है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए उनके बारे में भूल जाए। यह भी एक जरूरी और अनिवार्य लक्षण है जिसको हमें समझना चाहिए। उसके बाद आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पहले तो वो व्यक्ति सारी जो चीजें थी उसको अच्छे से कर पा रहा था, उसका डे टू डे काम भी वो अच्छे से कर पा रहा था और अपने मनपसंद की चीजें भी अच्छे से कर पा रहा था। अब वो अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अपने रोजमर्रा के काम में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है और जो चीजें करना अच्छा लगता था उसमें भी दिलचस्पी अब खत्म होती जा रही है। तो ये भी लक्षण को हमें पहचानना चाहिए, इनको समझने की जिम्मेदारी हमारी है। कई बारी एग्रेशन या गुस्सा या चिड़चिड़ाहट भी एक व्यक्ति में बढ़ सकती है। हमें लग सकता है कि ये व्यक्ति इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, या ये हम बोल देते हैं इसका व्यवहार ही ऐसा है, बट काफी बार उसके पीछे कोई मानसिक स्थिति या मानसिक तौर पे कुछ लक्षण होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन कारणों से वो परेशान है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार या इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा समझते हैं कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि आपने देखा, ये एक बर्फीला पहाड़ यानी कि आइसबर्ग है। जो हम देखते हैं वो है, समझिए, पहाड़ की चोटी, यानी कि ये व्यक्ति का एक बिहेवियर यानी कि उसका स्वभाव हो सकता है जो हमें बस ऊपरी तौर पे दिख रहा है, पर हर व्यक्ति के अंदर काफी तरह के भाव, विचार, उसके वैल्यूज और उसकी ज़रूरतें होती हैं जो हमें ऊपरी तौर पे नहीं दिख पाती। कई बारी क्योंकि किसी के भाव, विचार या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से उसका बिहेवियर या फिर व्यवहार पे असर आ रहा है। तो जब हम ये व्यवहार देखें कि हाँ, ये व्यवहार पे कुछ अब फर्क आने लगा है, हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे, उसके नीचे ये इमोशन या भाव, ये विचार, ये वैल्यू या कुछ ज़रूरतें हैं जो उसकी हैं पर वो उस बारे में बात नहीं कर पा रहा है, और उस समय हमें उसका एक सहपाठी बन के उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी कोई भी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक तौर पे कोई भी इशू होता है तो वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी असर डालता है। यानी कि कोई पर्सन या कोई व्यक्ति जो कि पहले ठीक सो रहा था, पहले ठीक खा रहा था, अब उसका खाना पीना में बदलाव आ गया। कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे दर्द होना, कुछ ऐसे शारीरिक तौर पे पेन महसूस करना जो कि जिनके पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, पर ये लक्षण आ रहे हैं। फिर भी पूरे दिन थका थका महसूस करना। फिर आता है उसकी ध्यान देने की क्षमता और उसकी चीज़ों को याद रखने की क्षमता। कई बार क्योंकि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या कोई मानसिक तौर पे कोई लक्षण महसूस कर रहा है, कोई तकलीफ महसूस कर रहा है, तो वो अपने काम पे ध्यान भी नहीं लगा पाता है, चीज़ें भूलने लगता है, चीज़ें जैसे पहले से ठीक से कर रहा था वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। व्यवहारिक तौर पे वो पहले अगर सबसे मिलजुल के रह रहा था तो अब धीरे धीरे वो कटता चला जा रहा है। उसको कभी कभार गुस्सा भी आ सकता है, कभी कभार वो बिना कोई वजह के रो भी सकता है, अकेलापन महसूस कर सकता है, ड्रग्स और अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकता है।
इस दौरान काफ़ी लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने के या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। उनका विचार ऐसे होपलेस हो जाते हैं कि जीवन में अब कुछ भी नहीं रखा है, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति जब इन सारी स्थिति से गो थ्रू कर रहा है, सिर्फ उस पर नहीं, उसके परिवार वालों पे भी इन सब चीज़ों का असर होता है। तो हमें सारी चीज़ों को, सारे पैरामीटर को देखना है कि ये व्यक्ति और इसके साथ साथ जो इसके सोशल दायरे में उसके घर वाले हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमें व्यक्ति को देखने के साथ साथ उनके घर वालों को भी एजुकेट करना और उनके भी मानसिक स्थिति का पे ध्यान देना बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट। तो थोड़ा समझते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है हेल्थ केयर का, जिसमें मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट रिवाइज हुआ, जहां पे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया सुसाइड को, यानी कि सुसाइड अब एक पनिशेबल ऑफेंस या क्राइम नहीं है। अब आप जाके, अगर आपको कोई ऐसे अटेम्प्ट हुआ है तो आप जाके सही प्रोफेशनल को ट्रीटमेंट लीजिए। आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको रेफर किया जाएगा एक अस्पताल में, जहाँ पे आप प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, आगे का ट्रीटमेंट प्लान समझ सकते हैं और अपने फॉलोअप्स के लिए जा सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2003 में इसको 2 स्कीम्स में अडॉप्ट किया गया, यानी कि मॉडर्नाइज किया गया है मेंटल हेल्थ को। पहले मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स के जो साइकाट्रिक विंग्स हैं उनको भी अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और मेंटल हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज किया जा रहा है हर स्टेट में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, वो मैटर नहीं करता कि वो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी है, सब लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस मिल सके। किरण हेल्पलाइन 2022 में आई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, जहाँ पे 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन उन लोगों के लिए खोली गई है जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स, खुद को खत्म करने के विचार, या फिर कोई और प्रकार की मानसिक स्थिति या मानसिक तौर पे कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, वो इस 24/7 हेल्पलाइन पे अपनी बात कह सकते हैं और वो आपको आगे का ट्रीटमेंट प्लान गाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हम क्या कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं एक व्यक्ति जिसको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। पहला आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को धीरे धीरे जिस तरह के ये प्रोग्राम्स होते हैं उनको और बढ़ाएं। जितने प्रोफेशनल्स आएंगे, जितने लोग इस तरह के कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, उतना ही मेंटल हेल्थ के बारे में स्टिग्मा हो गया या लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज मिलेगी और उसके बारे में जो मिथ्स हैं वो ओवरकम हो पाएंगी। दूसरा आता है डीस्टिग्मेटाइजेशन। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आए कि मैं अभी इस स्थिति में हूँ या मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों से डील कर सकता हूँ, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, हमें उसे इनकरेज करना चाहिए कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी या उसको एक अनिवार्य कार्य समझा और आप उसके ऊपर एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम उस व्यक्ति को इनकरेज करें, उसको ये ना याद दिलाएं कि तुम कितने कमज़ोर हो, पर उसको ये कहें कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत बलवान हो, क्योंकि तुमने अपने इमोशन, अपने भाव के बारे में हमारे से आके बात की। सब में वो चीज़ नहीं होती कि वो अपने भाव के बारे में ओपनली आकर बात कर सके, पर ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने आकर इस बारे में बात की और हमसे जो बल पड़ेगा हम वो मदद आपकी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। एक्सेस टू काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिन कंडीशंस में आप सब हैं, एक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ नेशन होता है हमारा, वो चाहे हमारा रेगिस्तान हो गया, पहाड़ों का रीजन हो गया या साउथ में रीजन हो गया, इन सारे कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे काउंसलिंग सेंटर्स का इस्टेब्लिश होना, जहाँ पे एक प्रोफेशनल का अलॉटमेंट, वहाँ पे आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। आपके सारे सेशन कॉन्फिडेंशियल होते हैं,
तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी बाहर लीक हो जाएगी। आप कंफर्टेबली बिना किसी झिझक के, बिना ये महसूस किए कि मुझे कोई जज करेगा, आप अपनी बात कह सकते हैं। लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो लोग बड़ी पोस्ट पे हैं, अगर वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करेंगे तो जो हमारे जूनियर्स होते हैं उनको भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में आके बात कर सके। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है हम कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स या कुछ ऐसे असेसमेंट कंटिन्यूस रन कर सकते हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ चेक सबका कर सकें, कुछ फॉर्म्स के द्वारा, कुछ बातचीत के द्वारा, कुछ इंटरव्यू के द्वारा। ऐसे इन तरह के सिस्टम हमें मदद करेंगे कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए या उन लोगों से मिल पाए जिन लोगों को इस सपोर्ट की ज़रूरत है और उनको फिर सही गाइड कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है एक वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे हम लोगों को मदद कर सकते हैं अपने फैमिली या जिन लोगों से वो जुड़े हुए हैं उनसे कंटिन्यूस कनेक्टेड रहने का, ताकि उनको कोई ऐसा महसूस ना हो कि वो लोनली हैं। दूसरा आता है वेलनेस प्रोग्राम, जिस तरह के योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि मेंटल वेलबींग पे काम करते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में ये प्रोग्राम इंसान को मदद करता है अपना स्ट्रेस कम करने में, थोड़ा सा इन द मोमेंट रहने में और अपनी आगे के जो टास्क आ रहे हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करने में। फिर आता है पीयर सपोर्ट नेटवर्क, यानी कि अगर मैं और मेरे सहपाठी हम सब जाके एक ग्रुप में इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो उससे होता है स्टिग्मा कम होता है, लोगों को सही अवेयरनेस मिलती है। धीरे धीरे उन्हें भी ऐसा लगता है कि जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ सामने वाला भी इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर चुका है और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें मदद करेंगे एक कम्युनिटी को बढ़ाने में। फैमिली सपोर्ट, सिर्फ एक यूनिफॉर्म ऑफिसर को बट उनकी फैमिली को भी एजुकेट करना बहुत ही अनिवार्य है। ये हेल्प करता है एक दूसरे के इश्यूज को दोनों तरफ से समझने में और फैमिली रिलेशंस को भी ये आगे स्ट्रेंथन करता है। फिर आता है क्राइसिस रिस्पॉन्स, जहाँ पे हम किसी को भी, अगर जैसे किसी को बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट कुछ ऐसी जगह वॉर जोन में या वॉर सिचुएशन से एक्सपोज्ड है, तो हम उनको तुरंत ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए रेफर करें ताकि उन्हें सही टाइम पे सही मदद मिल पाए और धीरे धीरे वो इन सिचुएशन से ओवरकम कर पाए। इंक्लूसिव पॉलिसी आता है, यानी कि बिना कोई जेंडर, एज, कल्चर, बैकग्राउंड, रैंक के हम डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करें इस पहल में और साथ में मिलकर मेंटल हेल्थ को डिफरेंट फोरम्स पे प्रमोट करें। जी सर, थैंक यू, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आप सबने। आप सबसे कनेक्ट होने का मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। मैं कल भी आप लोगों से कनेक्ट करूँगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, साथ में मिलके मेंटल हेल्थ को आगे बढ़ाना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही प्रायोरिटी देना है जितनी हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत जुड़े हुए हैं। आप सबसे कनेक्ट होकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि हम साथ में मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।